प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा है। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करने का स्केड्यूल उनका रहेगा। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में 85 से ज्यादा देशों की भागीदारी कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि, 350 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी शामिल होंगे। 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा भारत समुद्री सप्ताह 2025। महासागरों का एकीकरण एक समुद्री दृष्टिकोण कार्यक्रम का विषय रहेगा। तो 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी इस कार्यक्रम के तहत शिरकत करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा भी रहेगा। 30-31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने का स्केड्यूल रहेगा। तो वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तमाम कार्यक्रम स्केड्यूल आपकी टीवी स्क्रीन पर। 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने का उनका कार्यक्रम। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक के बाद एक तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा रहेगा, जो कि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि कल और परसों पूरे 2 दिन रहेंगे गुजरात दौरे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ट्रंप, पीएम मोदी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। ये तमाम बातें ट्रंप कहते हैं। पीएम मोदी और मेरे बहुत अच्छे संबंध है। एक बार फिर से ट्रंप का यू टर्न, भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं, यह ऐलान ट्रंप करते हैं। तो एक बार फिर से ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर के तारीफ की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई मैंने उनसे फोन पर बातचीत भी की है और ये भी ऐलान किया कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बेहद अच्छे संबंध है और ये भी कहा कि मैं उनके साथ में, भारत के साथ में व्यापार कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन ट्रंप ने किया है और वो साफ तौर पर कहते हैं कि पीएम मोदी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम आवास पर मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री और विधायकों से मुलाकात वो कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम आवास पर है और सांसदों से, मंत्री से, विधायकों से मुलाकात उनकी चल रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक जोगेश्वर गर्ग, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया और सांसद महिमा कुमारी ने भी शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से क्षेत्र की विकास योजनाओं का जम करके फीडबैक लिया और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मुलाकातों की तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। एक के बाद एक तमाम सांसदों, मंत्रियों से, विधायकों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है और सुमित गोदारा की तस्वीरें भी अभी आपको दिखाई थी, उनसे भी मुलाकात की। और लाल सिंह फौजदार, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, सांसदों, विधायकों से मुलाकात, इन मुलाकातों का क्या कुछ मकसद और अभी क्या कुछ चल रहा है? देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब होते हैं तो आम जनता से मिलना, आम जनता की सुनवाई करना उनके रूटीन का हिस्सा है। इसके साथ ही तमाम पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं, एक फीडबैक विभाग का भी लेते हैं, इस फीडबैक तमाम योजनाओं का लेते हैं। इसी कड़ी में ये तमाम आप मुलाकातें देते हैं, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी की हो, सुमित गोदारा की हो, कई पूर्व मंत्रियों से मिले हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से मिले हैं। तो टीवी स्क्रीन पर तमाम जिन नामों को फ्लैश कर रहे हैं, तो तमाम ये नाम है जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, कई के पास जिम्मेदारी है जो जनहित की योजनाओं को जन तक लाने की, तो उनसे फीडबैक लेना। एक क्योंकि जब मुखिया का संवाद होता है तो जनप्रतिनिधियों के मुखिया के बीच
ये लगातार सतत संवाद जनता के लिए इस लिहाज से फायदेमंद होता है लोगों, क्योंकि कहीं कोई लैकुना ना रहे, कहीं कोई गैप ना रहे, क्योंकि लगातार जब संवाद होता है तो चर्चा होती है और कुछ कमी जैसी होती है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और ये मदन लाल शर्मा लगातार प्रयास करते हैं कि मेरे साथ रहे, यानी कि मेरे सामने योजनाओं की बात हो या सरकार की योजनाओं की बात हो, वो जो योजनाओं जनता के लिए पहुंचनी चाहिए समय पर उनका फीडबैक मिलता रहे। और एक क्योंकि देश के मुखिया है, सीएम है, लोग मिलना भी चाहते हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर भी जाते हैं, अपनी कुछ समस्याओं को लेकर भी जाते हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा भी करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये अहम मुलाकातें आज ये हमारे में हुई। जी बिल्कुल लाल सिंह, एक तरह से कहा जा सकता है कि सांसद हो या फिर विधायक हो, तमाम ये दिग्गज अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के मुख्यमंत्री के सामने पहुंच रहे हैं और फीडबैक यहां पर लिया जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको सीधा दरभंगा ले चलते हैं, जहां पर अमित शाह जनसभा कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मिथिला वालों का, दरभंगा वालों का धन्यवाद करने आया हूं। गत चुनाव में 10 में से 9 सीटें आपने एनडीए की झोली में डाली थी ना भाई, एक क्यों छोड़ दिया? एक छोड़ोगे क्या? भाइयों बहनों, इस बार यहां से प्रण कर जाना है। 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालना है, नरेंद्र मोदी की झोली। भाइयों बहनों, मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। भाइयों बहनों, हमने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारी चीजें की है। मैं एक एक कर पूछूंगा किसने किया। ये सब मोदी जी ने किया है। आप बताएंगे मोदी जी ने किया? जरा जोर से बोलो, बताएंगे? तो मुझे बताओ, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने रखा? अरे जोर से बोलो, किसने रखा? संविधान का अनुवाद मैथिली में किसने किया? मिथिला की पाग पर डाक टिकट किसने जारी किया? मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसने दिया? गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव किसने चालू किया? शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण किसने दिया? मखाना बोर्ड की स्थापना किसने की? और अंत में इतनी सारी माताएं बहनें हैं, भव्य सीता माता का मंदिर कौन बना रहा है भाई? भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने
और डंके की चोट पर अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बन गया। रामलल्ला का मंदिर तो बन गया, सीता मैया का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां पर मां सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर सीता माता का अंतिम निवास हुआ, वो वही सभी स्थानों को बड़े बड़े मंदिरों के साथ जोड़कर पूरे सीता माता की स्मृति को हम राम सर्किट में जोड़ेंगे, रामायण सर्किट में जोड़ेंगे। और दुनिया भर के यात्री हमारे सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर को देखने आएंगे, मिथिलांचल में आएंगे। और अब तो सहूलियत भी हो गई है। एक गोपाल जी कब का पीछे पड़ा था, इनके आग्रह से मोदी जी ने यहां दरभंगा एयरपोर्ट भी बना दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट भी। भाइयों बहनों, ये मधुबनी पेंटिंग हमारा सारों से हमारे घर की दीवारों पर हम सम्मान के साथ रखते थे। मोदी जी ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग देकर वहां की दीवार की जगह वहां के दरबार में भी लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी बिहार का दूसरा आईटी पार्क यहां बना और यहां पर सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी बताओ मुझे जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर
100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे? रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भैया दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ। परतापुर गढ़ी नगर पालिका इलाके में बिजली की बर्बादी का आलम कुछ इस तरह से है कि दिन के उजाले में भी क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइटें और रोड लाइटें अपनी रोशनी बिखेर रही है, जबकि कुछ दिनों पहले बिजली का बिल नहीं भरने से इलाके की समस्त रोड लाइट और स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए गए थे। दिन में भी जलती लाइटों की रोशनी पर जिम्मेदारों की नजर तक नहीं पड़ रही है, तो वहीं लोगों ने मांग की है कि रोड लाइटों की मॉनिटरिंग कर दिन में सभी लाइटों को बंद कर रात में ही शुरू किया जाए। साथ ही जिन वार्डों में लाइटें बंद हैं उनको शुरू करवाया जाए ताकि लोगों को रोड लाइटों की सुविधा मिल जाए और बिजली की बर्बादी भी ना हो। और अब टोंक के निवाई की बात करेंगे। बजरी से भरे ट्रेलर की टक्कर से हादसा हुआ है। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर होटल रॉयल पैलेस के सामने हादसा हुआ। सड़क पार करते समय ट्रेलर ने महिला को कुचला। घटना की सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची। बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त किया गया। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची है। तस्वीरें आप देख लीजिए। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। बेहद दर्दनाक ये हादसा टोंक के निवाई से ये तस्वीरें, जहां पर बजरी से भरे ट्रेलर की टक्कर से ये हादसा होता है, जिसके चलते एक महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। एसएमएस में कजाकिस्तान से भारत लाए छात्र का हालचाल उन्होंने जाना है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष यहां पर मौजूद है, हालचाल जान रहे हैं। शाहपुरा निवासी राहुल घुसलिया की कुशलक्षेम उन्होंने जानी है। कजाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे राहुल घुसलिया को तबियत बिगड़ने पर पिछले दिनों एयरलिफ्ट करके एसएमएस अस्पताल लाया गया और यहां पर उनका उपचार अभी फिलहाल जारी है। तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल की यहां पर तस्वीरें, और तस्वीरों में गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को देखा जा सकता है। कजाकिस्तान से लाए गए छात्र का हालचाल वो जानते हुए। तो लगातार तस्वीरें, और इससे कुछ देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी गोविंद सिंह डोटासरा की, जब विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी का हालचाल जानने के लिए एसएमएस पहुंचते हैं, वहां पर हालचाल जानते हैं। और ये दूसरी तस्वीरें। और अब सवाई माधोपुर की बात करेंगे, जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 6 में रिजर्व जिप्सी ने से देशी पर्यटकों को सफारी कराने का मामला सामने आया। नियमों के मुताबिक रिजर्व वाहन केवल ब्रेकडाउन स्थिति में इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर परिजनों के नाम पर इसका दुरुपयोग किया। तो वहीं मीडिया के सवाल पर डीसीएफ प्रमोद धाखड़ ने मौखिक रूप से सरकारी आदेश का हवाला दिया, लेकिन लिखित पुष्टि नहीं की। उल्टे मीडिया पर ही कार्रवाई की धमकी दे दी। आपको बता दें कि कुछ माह पहले भी ऐसी लापरवाही से पर्यटक रात 8 बजे तक जंगल में फंसे रहे। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर उच्चाधिकारियों से जांच और पारदर्शिता की मांग की जा रही है। कौन से जोन पे गई गाड़ी? 6 पे? तो ये तो रिजर्व की गाड़ी है ना?
ये रिजर्व में थी गाड़ी, कौन से जोन पे गई है? रिजर्व का नंबर किसने भेजी है आप बताओ? किस अधिकारी ने भेजी है? किसके कहने पर किन गेस्टों को लेके गए हो आप? ये विजय जी ने भेजी है। ये तो उन्हें बोला विजय जी ने भेजी है यहाँ से। कौन से विजय जी क्या करते ये हैं? को फॉरेस्टर है कौन? हाँ, हाँ। उन्होंने भेजी है यहाँ से। हाँ, तो कोई गेस्ट थे जो इनका कोई नंबर नहीं था, विदाउट गेस्ट भेज दिए यहाँ गए से बिठा भेजी कि सर ये हमारे को ये किसी फॉरेस्टर के किसी सेवा में, मतलब अधिकारी की सेवा में आपको बुलवाया है। हाँ, ऐसे ही। इनका कोई टिकट नहीं था? कोई टिकट नहीं था। ये गाड़ी वेटिंग की है, कोई गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी लाने के लिए यहाँ। लेकिन कोई गाड़ी भी खराब नहीं हुई थी अभी कोई तो? गाड़ी खराब नहीं है। तो उसके बावजूद ये गाड़ी अवैध तरीके से भेजी गई है। हाँ। शर्मा जोरा बोल रहे हैं यार। आप बताएं किसके आप बोले, क्या नाम है आपका? कमलेश जी, ये आपकी 2200 नंबर जिप्सी है। तेरी गाड़ी खराब तो मैंने आपने तेल मेरा जलाना बता दिया ना आपको। किसने आप गेस्ट को आप लेके गए हो? किसने बोला है? किसकी मेहरबानी पे गई है गाड़ी? क्या किस पोस्ट पे है? रेंजर है, एसीएफ है, डीएसओ है, क्या है? कुछ है? मुझे पता नहीं भाई। ये कौन गेस्ट थे, कहाँ के थे? गेस्टों का मुझे पता नहीं। सिर्फ आपको क्या बुलाया गया था यहाँ पे? किस लिए बुलाया था? वेटिंग में खड़ी थी। क्या कहा था आपसे इन्होंने बुलाया जब? जंगल लेके जाओ। जंगल लेके जाओ। तो अब टाइगर साइटिंग कराई आपने? नहीं दिखा। 6 नंबर जोन पे गए हो आप, राजबाग चौकी। सर और ज्यादा जानकारी के लिए लोकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, सबसे पहले पूरा मामला समझना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल नुपुर, मैं इसमें पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि जैसा कि आज एकाएक हमें एक सूचना मिली थी कि रणथंभौर नेशनल पार्क में जो जंगल राज चल रहा है, उस जंगली कानून को उजागर हमने किया है। यहाँ पर जो रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में एक जिप्सी कुछ देसी पर्यटकों को घुमाकर वापस लाती नजर आई, जिसके बारे में जानकारी ली गई। ड्राइवर से पूछा गया तो ये जिप्सी जो 2200 नंबर जिप्सी है, ये कोई बुकिंग नहीं थी। ये आपात स्थिति के लिए, जो अगर कोई जंगल में वाहन खराब हो जाता है तो उस आपात स्थिति के लिए रिजर्व में रखा हुआ वाहन था। और उसके बाद जब जानकारी ली गई तो ये है जो जिप्सी चालक है, कैप लगाए हुए, ये ड्राइवर भी नहीं है। नहीं, मतलब जहां नियमों का हवाला जनता को दिया जाता है वन पर्यटन अधिकारियों द्वारा, यहाँ खुद जो अधिकारी जो नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। जब इस मामले में अधिकारी से बात की गई और उनको मामले प्रसंग यहाँ लाया गया, उनका कहना है कि एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी के परिजन थे, उनको हम घुमाने के लिए सरकारी आदेश से घुमा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्होंने सिर्फ अपनी बात को ढांपने के लिए सब चीज कही है। अगर इस मामले का बड़े स्तर पर जांच हो तो निश्चित तौर पे ये खुलासा होगा कि इसमें जो पर्यटक घूम रहे थे वो किसी कर्मचारी के परिजन थे या फिर सिर्फ मीडिया को गुमराह करने का तरीका इन्होंने ढूंढा है। निश्चित तौर पर, क्योंकि अब से करीब सितंबर माह में पिछले सत्र में एक कैंटर खराब हो गया था और रिजर्व में रखा वाहन समय पर नहीं पहुंचा था। ऐसी स्थिति में रात 8 बजे तक जोन नंबर 6 में जो पर्यटक रहे और वहां चीखते चिल्लाते रहे वहां पर, और उनको समय पर गाड़ी नहीं भेजने के कारण उनको जंगल में रात 8 बजे तक ठहरना पड़ा था। 8 बजे बाद जब वाहन भेजा गया उसके बाद इनको लाया गया। निश्चित इसी तौर पर मतलब कि नियमों की धज्जियां ये पहली दफा नहीं उड़ाई जा रही है, पहले भी इस तरह का रिकॉर्ड रह चुका है। नियमों की धज्जियां तो उड़ाई, लेकिन इन नियमों की धज्जियों के उड़ने के चलते कहीं ना कहीं वहां पर आने जाने वाले पर्यटकों की जान पर भी बन आ सकती थी। अब ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, अगर ये कर्मचारी के परिजन भी है तो एक प्रोसेस होता है, लेकिन अब वन विभाग के अधिकारी जो इस खबर के चलने के बाद इसका सामना करना पड़ा, फिर लापरवाही का सामना करना पड़ा, तो अभी कहीं ना कहीं वो लीपापोती करते नजर आए रहे हैं। उनसे पूछा गया, मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि आपने इसकी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग इसको भेजा गया था, तो अब वो प्रोसेस करने का हवाला दें। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है रिजर्व वाहन को आपात सेवा में ही भेजा जा सकता है। आज कोई आपात सेवा नहीं थी,
सिर्फ कर्मचारी के परिजनों को भेजा गया और मीडिया को गुमराह करने के लिए 10 तरह की बातें अधिकारियों द्वारा, यहाँ तक कि धमकी भी मीडिया कर्मी को दी गई। साफ है लोकेश, अपना हित साधने के लिए इस तरह से नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जाती है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।